हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी। और आज हमारा जो यूपी टीजीटी पीजीटी नटशेल का सेशन है, तो इसमें मैं आप लोगों को शेक्सपियर से संबंधित, उनके प्लेस से संबंधित बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो लेकर आई हूँ। जो आई होप कि आप लोग मतलब ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मगर फिर भी लोग स्किप कर जाते हैं। और इनमें से अगर क्वेश्चंस जो हैं आते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या ये क्वेश्चन मतलब किसका क्वेश्चन है ये। तो इसको सम अप करके फिर मैं आगे बढ़ूंगी। अब उसके बाद मैं एक पीजीटी का टॉपिक जो है वो लूँगी। तो मैं बेसिकली नटशेल में वो चीज़ें ले रही हूँ जो आप लोगों को आपको अच्छे नंबर स्कोर करने में हेल्प करेगा। तो ये हमारा आज का सेशन जो है। और इसके बाद मैं आप लोगों को कहूँ कि भाई अगर आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, और तो आप प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे पेपर्स सॉल्व करिए और अपने आप को सबसे पहली बड़ी बात यह है कि ग्रामर और लिटरेचर दोनों के टेस्ट बहुत सारे दीजिए, जिससे कि आप जो है आपकी तैयारी आप जांच करते रहे। टेस्ट पेपर्स का जो लेवल होना चाहिए वो अच्छा लेवल होना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ही हल्के लेवल के क्वेश्चन हों। यानी कि अगर आप 125 में से 120 के 20 क्वेश्चन, 120 125 के क्वेश्चन आप लोग ठीक कर रहे हैं, भाई अगर आपका पहला करा हुआ टेस्ट है तो बात अलग है, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हैं। तो मेरे हिसाब से टेस्ट पेपर ऐसा होना चाहिए जिसमें 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे हों जो का लेवल मॉडरेट से डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि इसी तरीके का पेपर जो है वो आता है। और अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो आप हमारा एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच देख सकते हैं। और एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस बैच जिसमें 50 टेस्ट पेपर्स मैंने करवाए हैं, और एग्ज़ाम की जिस दिन डेट डिक्लेयर होगी उसके में मैं उसमें और लाइव क्लासेस चलाकर और टेस्ट जो है वो करवाऊँगी। फ़िलहाल वो एक वीडियो बैच है। इसके अलावा हमारा ये एक यूपी टीजीटी का वीडियो बैच है जिसमें नए लेक्चर्स हैं, और ये आपको नोट्स जो हैं इनके साथ जो है मिलते हैं। एक किसी ने हमारे ऐप पे पूछ रखा था कि नोट्स के क्या हैं, किस तरीके के। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये चारों राइटर्स हैं उनके नोट्स हैं। जो इसके अलावा एक्स्ट्रा भी चीज़ें जो करवाई जाती हैं वो तो जो बोर्ड पे कराई जा रही है वो अलग है, लेकिन जो पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स हैं, और टेस्ट पेपर्स हैं, ग्रामर है, प्रैक्टिस बुक्स है, और टेस्ट पेपर्स, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इसमें हम आपको देते हैं। और लगभग 3 से 4 जो है स्पाइरल जो नोट्स हैं वो जाते हैं। लिटरेरी टर्म्स की बुक है, उनके भी क्वेश्चंस हैं, बहुत कुछ जो है इसमें जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं और कंटेंट को देखिएगा। और उसके बाद भी ना समझ में आए तो 7895937338 पर कॉल कर सकते हैं। ये हमारा DSSB का बैच है, और ये वीडियो बैच है जिसमें कंप्लीट लिटरेचर, ग्रामर सब कुछ है इसमें। और आप इसमें जो है आपको इसके भी नोट्स सारे आपको मिलते हैं। और इसमें जो अभी DSSB ने अपना सिलेबस भी चेंज किया था तो वो भी सारा जो है इसमें इंक्लूड करा हुआ है। ऐसा नहीं है कि DSSB के नाम पे यूपी पीजीटी पढ़ा दिया, मैं ना करती ये काम। तो आप हमारे ऐप पर आइए और कंटेंट चेक करिए, और क्वांटिटी पे की जगह क्वालिटी को देखिए। ठीक है जी। चलिए, इसके साथ ही मैं अब आप लोगों के साथ स्टार्ट करती हूँ। सीरीज 6 है ये। तो इसमें हमारा जो है, अब मैं आपको यहाँ पर ये दिखाती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स अबाउट शेक्सपियर्स प्लेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आई होप कि आप ये पॉइंट्स आप लोगों को भी इंपॉर्टेंट लगे। भाई मैं बीइंग अ टीचर मुझे पता है कि ये पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम शेक्सपियर के प्ले टाइटस एंड्रोनिकस के एक मोस्टली प्लेस को मैंने लेकर उनके मेन पॉइंट्स में बता रही हूँ कि हर प्ले में, भाई आपने प्लेस की कहानी और ये सब तो कई बार पढ़ रखी है, मगर फिर भी उनमें से कुछ मेन पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो अब भी रह जाते हैं। जैसे ये देखिए, टाइटस एंड्रोनिकस शेक्सपियर की फर्स्ट रोमन ट्रेजेडी है। ठीक है, शेक्सपियर की फर्स्ट ये, लेकिन रोमन प्लेस में नहीं आता, लेकिन फर्स्ट रोमन ट्रेजेडी है। 1594 में प्रिंट हुआ था, क्वार्टो एडिशन में ही हुआ होगा। और ये जॉर्ज पील के साथ जो है उन्होंने लिखा था, और ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था क्वार्टो फॉर्म में, जो मैंने अभी आपको बताया कि ये क्वार्टो फॉर्म में जो है पब्लिश हुआ था। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक सबसे पहली बात ये बताऊं कि टाइटस एंड्रोनिकस जो है, टाइटस एंड्रोनिकस इसमें सेनेकन ड्रामा ब्लड एंड मर्डर, ब्लड
इसमें पॉपुलर टेस्ट ऑफ ब्लड एंड थंडर, और इस ये मेलोड्रामा के इसमें जो है वो मेलोड्रामा आपको देखने को मिलता है। मेलोड्रामा का मतलब है विच इज फुल ऑफ वायलेंस। इसमें ये एक मेलोड्रामा वाली, अगर आपसे पूछा जाए इसकी क्वालिटीज क्या हैं तो ये मेलोड्रामा, ये आता है मेलोड्रामा में, यानी कि इट इज फुल ऑफ वायलेंस, दैट इज ये जॉनरा इसका मेलोड्रामा में भी आता है। अब बात करते हैं टू नोबल किंग्समैन की। ये ट्रेजेडी कॉमेडी, ये रोमांस है। शेक्सपियर के लास्ट प्ले को रोमांस कहा जाता है, तो ये ट्रेजेडी कॉमेडी है। इट वॉज एट्रीब्यूटेड टू जॉन फ्लेचर एंड शेक्सपियर ऑन इट्स पब्लिकेशन इन 1634। ये फर्स्ट फोलियो में, ये कभी नहीं आया फर्स्ट फोलियो में। और ये जो प्ले, अब आपको पता है जो शेक्सपियर के प्ले 36 प्ले थे उनमें ये प्ले नहीं आता, ये 38वां प्ले है, कि जब पेरिकल्स को इंक्लूड कर दिया गया तो 37 हो गए, ये 38th प्ले है। और बेसिकली टू नोबल किंग्समैन जो है ये जॉन फ्लेचर, ये माना जाता है कि जॉन फ्लेचर के साथ मिलकर इन्होंने लिखा था, और मोस्टली पार्ट फ्लेचर के द्वारा लिखा हुआ था। ये फोलियो एडिशन में नहीं आया था, 1634 में पब्लिश हुआ था। और ये प्ले चौसर के नाइट्स टेल पर आधारित है। चौसर की जो पहली स्टोरी है कैंटरबरी टेल्स में, नाइट्स टेल, उस पर आधारित है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ। अब बात करते हैं ट्वेल्थ नाइट या व्हाट यू विल की। ये कॉमेडी है, आप सभी को पता है, फोलियो एडिशन में 1623 में आई थी। इसका जो इमीडिएट सोर्स है, द हिस्ट्री ऑफ अपोलोनियस एंड सिला इन बार्नाबाई रिच हिज फेयरवेल टू मिलिट्री प्रोफेशन। ये प्ले के बारे में कहा जाता है फेयरवेल टू मर्थ। द प्ले इज रेफर्ड टू एज फेयरवेल टू मर्थ। इस प्ले के लिए कहा जाता है कि फेयरवेल टू मर्थ जो है वो इस प्ले के लिए यूज किया जाता है, मतलब कि भाई मर्थ को, खुशी को फेयरवेल जो है वो कर दो। फेयरवेल टू मर्थ जो है इस प्ले के लिए कहा जाता है। तो कभी आपके सामने क्वेश्चन आया कि विच प्ले इज रेफर्ड एज फेयरवेल टू मर्थ, तो ये आप जो है इसको याद रखिएगा, ये ट्वेल्थ नाइट के लिए कहा जाता है। हालांकि बहुत ही हल्का फुल्का सा प्ले है फिर भी। अगर मैं आपको इसमें ये बताऊं, इसके लिए ये जो लाइंस कही जाती हैं क्रिटिकली, इसके बारे में कहा जाता है इट अपीयर्स नॉट ओनली अ फेयरवेल टू मर्थ बट अ यूजिंग अप ऑफ द ओल्ड कैरेक्टर्स दैट इन फॉर्मर प्लेयर्स हैड मेड मर्थ। यानी कि इस प्ले के बारे में क्रिटिक्स ने ये कहा है कि ये एक मर्थ को, खुशी को फेयरवेल देने के बराबर है, उन ओल्ड कैरेक्टर्स को यूज करने के बावजूद भी जिन्होंने पहले अपने एक्टिंग से मर्थ क्रिएट करी थी, आज उन्हीं कैरेक्टर्स के द्वारा फेयरवेल टू मर्थ हो गया। और एक ये भी कह सकते हैं कि इस एक क्रिटिकली वो एक क्रिटिकल ओपिनियन और है इसके बारे में कि एज यू लाइक इट मच अडो अबाउट नथिंग, और ट्रेजेडीज के पहले इसे लिखा गया है। तो बस शेक्सपियर ने इस प्ले के बाद जो है ट्रेजेडीज लिखी थी, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज फेयरवेल टू मर्थ। मेरे को ये ज़्यादा सही लग रहा है इसका, कि इसके बाद उन्होंने ट्रेजेडीज लिखी हैं, दैट इज वाई भाई इसके प्ले के बाद फेयरवेल टू मर्थ हो गया था। इसके बाद एक टर्म देखिए इसमें, यहां पर एक ये है कि मेलवोलियो के लिए इन्होंने एक टर्म यूज करा है इसमें, मेलवोलियो इज कॉल्ड पेग आराम से। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये ट्वेल्थ नाइट में है, ये एक सॉन्ग है पेग और रैम से, और इसमें मेलवोलियो के लिए यूज किया गया है। और ये जो वर्ड है ना, ये पेग और मतलब ये बड़ा बढ़िया सा वो है। आप इसमें आप अगर ये टर्म्स देखें ट्वेल्थ नाइट में, बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं कि भाई ये इन विच प्ले डू वी फाइंड द सॉन्ग पेग और एम से। तो भाई पेग और एम से का जो मीनिंग है ना, उसका मतलब है स्पाइंग वाइफ, यानी कि जो सब पे नजर रखने वाली बीवी। तो मेलवोलियो को इसमें पेग और एम से जो है वो कहा गया है, और पेग और एम से मेलवोलियो इज ऑन द लुकआउट। तो ये पेग और एम से इज अ टर्म यूज्ड फॉर मेलवोलियो। आई होप कि अब ये वाले पॉइंट्स तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, आई होप, हो सकता है भाई बहुत सारे लोग तो बहुत कुछ पढ़े हुए होते हैं तो उनको तो सब कुछ आता है, लेकिन कुछ तो लोग ऐसे होंगे जिन्हें ये पॉइंट्स नहीं पता होंगे, और ऑब्वियसली वो इन पॉइंट्स से एनलाइटेंड फील जो है वो करेंगे। 2006 का रोमांटिक कॉमेडी शी इज़ द मैन वाज बेस्ड ऑन ट्वेल्थ नाइट। 2006 की जो रोमांटिक कॉमेडी है शी इज़ द मैन, वो ट्वेल्थ नाइट पर ही बेस्ड है।
और ये सर टोबी बेल्च के द्वारा कोट किया जाता है। ये बैलेड है पेग ओ रैम से। पेग ओ रैम से मीन्स स्पाइंग वाइफ, याद रहेगा। अब जरा हम बात करते हैं, यहाँ पे हम टेम्पेस्ट की बात कर रहे हैं। टेम्पेस्ट जो है वो एक रोमांटिक ड्रामा है, एक रोमांस है, शेक्सपियर का लास्ट प्ले है, स्वान सॉन्ग है, 1611 में लिखा गया। कल जो है मेरी एक स्टूडेंट ने यही क्वेश्चन जो है पूछा, हालांकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ये जो प्ले है शेक्सपियर ने जनरल पब्लिक के लिए नहीं लिखा था, रादर दिस प्ले वाज रिटन फॉर जो है ये एक प्राइवेट परफॉर्मेंस के लिए लिखा गया था। किसके लिए? 1611 जेम्स फर्स्ट के सामने व्हाइट हॉल में ये जो है प्ले किया गया था। इसके बाद ये इट वाज आल्सो इंक्लूडेड इन द वेडिंग सेलिब्रेशंस ऑफ द प्रिंसेस एलिजाबेथ इन 1613। जो वेडिंग सेलिब्रेशंस थी प्रिंसेस एलिजाबेथ की, उसके लिए भी इसको प्ले को रखा गया था। एक जो इसमें जो मास्क है, वो मास्क जो है वो उन्हीं के लिए लिखा गया था। डॉक्टर जॉनसन कहते थे द टेम्पेस्ट प्लान इज रेगुलर। डॉक्टर जॉनसन का मानना है कि शेक्सपियर बेसिकली अपने प्लेज में 3 यूनिटी फॉर्मूला फॉलो नहीं करते थे, लेकिन इसमें उन्होंने 3 यूनिटी फॉर्मूला फॉलो करा है। यानी कि इसमें उन्होंने यूनिटी ऑफ प्लेस, टाइम एंड एक्शन को ध्यान में रखा है। और जो एल्डस हक्सले का डिस्टोपियन नॉवल है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, ये टेम्पेस्ट से लिया गया है। ये लाइन जो है ये ब्रेव न्यू वर्ल्ड ये मिरांडा के द्वारा बोली जाती है। तो ये जो एल्डस हक्सले का डिस्टोपियन नॉवल है ब्रेव न्यू वर्ल्ड, वो टेम्पेस्ट से लिया गया है। अब उसके बाद हम बात करते हैं इनके बहुत ही खूबसूरत से, अगर आपने कि इसका क्वेश्चन भी अगर आपको याद हो, एक पहले क्वेश्चन 2016 का आया था कि जो प्रोविंशियल लाइफ मिडिल क्लास, शेक्सपियर ने अपने कौन से प्ले में मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को दिखाया? तो मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर है। तो आप मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर ये कॉमेडी है, और ये लिखी गई थी किस ओकेजन पे? जॉर्ज कैरी लॉर्ड हडसन्स इंस्टॉलेशन एट द नाइट ऑफ द फाटर एट विंसर, 23 अप्रैल 1597 में इनके लिए ये लिखी गई थी। मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर को एक अनइंस्पायर्ड प्रोफेशनल फार्स भी कहा जा सकता है। अनइंस्पायर्ड प्रोफेशनल लव नहीं, प्रोफेशनल फार्स कहा जा सकता है। तो ये जो है इसको एक अनइंस्पायर्ड प्रोफेशनल फार्स, यह लाइन इसमें मैं इसको ठीक कर देती हूँ, अनइंस्पायर्ड प्रोफेशनल फार्स कहा जाता है। तो विच प्ले इज कॉल्ड अनइंस्पायर्ड प्रोफेशनल फार्स, एंड दैट इज मेरी वाइफ्स ऑफ विंसर। लेट्स टॉक अबाउट मच अडो अबाउट नथिंग। ये एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। भले ही कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो है वो 1660 में आया था, यानी कि रेस्टोरेशन पीरियड में, लेकिन शेक्सपियर उससे पहले इस जॉनरा को यूज़ कर चुके थे। भले ही उन्होंने इसको कॉमेडी के टर्म में लिया था, बट इट वाज अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स का मतलब होता है कि वेयर जो समाज की जेंट्री होती है दे आर मॉक्ड। तो यहाँ पर ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, 1598 से 99 के बीच में लिखा गया है, और इसका जो मेन सोर्स है एक नोवेला है मैटियो बेंडलो एंड एन एपिसोड इन एरिस्टो ऑरलैंडोज फ्यूरियोसो, एरिस्टोज ऑरलैंडो फ्यूरियोसो। तो मच अडो अबाउट नथिंग, पहली बात ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, जैसे लव लेबर लॉस्ट है, और ये एरिस्टो के ऑरलैंडो फ्यूरियोसो के एक एपिसोड पर आधारित है। लेट्स टॉक अबाउट रोमियो एंड जूलियट। ये शेक्सपियर की रोमांटिक ट्रेजेडी है, ये भी क्वेश्चन है। रोमांटिक ट्रेजेडी है एंड ट्रेजेडी ऑफ सर्कमस्टांसेस। दिस इज अ ट्रेजेडी ऑफ सर्कमस्टांसेस। ये ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ रोमियस एंड जूलियट एक पोयम है आर्थर ब्रुक की, उस पर आधारित है। ये प्ले एक सोनेट से शुरू होता है जो कोरस के द्वारा बोला जाता है। ट्रेडिशनल ओबेड और डॉन पोयम फिगर्ड इन रोमियो एंड जूलियट, ये याद रखिएगा। जॉर्डन की एक पोयम है द सनराइजिंग, दैट्स एन ओबेड पोयम। ओबेड किसे कहते हैं? ओबेड एक पोयम होती है जिसमें डॉन को, सूर्योदय को की तारीफ की जाती है या उसको जो है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। तो जो ओबेड पोयम है, मैं इसके बारे में आपको बता भी देती हूँ, हो सकता है ये वर्ड आप लोगों ने पहली बार सुना हो, कुछ लोगों ने। भाई मैं महाज्ञानियों की बात तो कर ही नहीं रही, ठीक है।
ऑबेट है क्या? एक डॉन सॉन्ग होता है फॉर लवर्स हु डू नॉट वांट टू पार्ट, और a dawn song that greets the morning while lamenting the end of the night. तो ये जो ऑबेट है ये ऑफन कंसर्निंग द पार्टिंग ऑफ लवर्स, तो ये इस तरीके से ऑबेट है ये, आई वर्क ऑल डे एंड गेट हाफ ड्रंक एट नाइट। तो ये था आपका, ये एक बेसिकली जो ऑबेट पोएम होती है ये लवर्स की पार्टिंग को बताती है, या तो ये एक लेमेंट करती है नाइट के जाने पर और ग्रीट करती है डॉन को। तो ये ऑबेट या डॉन पोएम है रोमियो एंड जूलियट में। तो इन विच प्ले वी फाइंड ऑबेट। तो ऑबेट एक वर्ड ऐसा है जो बहुत कई बार जो नहीं सुना हुआ होता। हैमलेट के बारे में अगर हम बात करें तो ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट भाई, बहुत ही महान प्ले है शेक्सपियर जी का। और one of the greatest tragedies of Shakespeare, the cause of the tragedy is noble inaction or delay in action. हैमलेट की जो ट्रेजेडी का, हैमलेट बहुत ही नोबल इन एक्शन, यानी कि बहुत निर्णय नहीं ले पा रहा था, ठीक है। हैमलेट जो है सेकंड मोस्ट फिल्म स्टोरी इन द वर्ल्ड है, सबसे ज़्यादा जिस पे का पिक्चर्स बनाई जाती हैं सेकंड पे जो है, फर्स्ट तो सिंड्रेला है, पहला तो सिंड्रेला है, सेकंड ये है जिस पे हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट भी है जिन पे सबसे ज़्यादा। अर्नेस्ट जोन्स ने, ये आपको याद होगा, हैमलेट की फ्रॉडियन कॉन्सेप्ट, यानी कि हैमलेट में इडीपस कॉम्प्लेक्स है, ये अर्नेस्ट जोन्स ने कहा था। अर्नेस्ट जोन्स मेड अ फ्रॉडियन इंटरप्रिटेशन ऑफ हैमलेट। हैमलेट के बारे में और उसके इडीपस कॉम्प्लेक्स के बारे में फ्रॉडियन कॉन्सेप्ट जो इंटरप्रिटेशन दिया था वो अर्नेस्ट जोन्स ने दिया था। लेट्स टॉक अबाउट ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। ट्रोइलस एंड क्रेसिडा लिखा गया था 1602 में, ये 1609 में क्वार्टर फॉर्म में आया था। उसके बाद ये इंक्लूड हुआ था फर्स्ट फोलियो में। इसके सोर्सेज हैं ओविड की मेटामॉर्फोसिस बुक 11 एंड 12 एंड रॉबर्ट ग्रीन का यूफियस हिज सेंसर टू फिलॉचस एंड जॉर्ज चैपमैन का 7 बुक्स ऑफ द इलियड्स, ये इसका सोर्स है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ये ट्रेजी कॉमेडी कही जाती है या इसे हम प्रॉब्लम प्ले भी कह सकते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम प्ले जो टर्म है वो फ्रेडरिक एस बोस ने शेक्सपियर के कुछ प्लेज को दिया था, जिनमें ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल और ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, ये जो प्लेज हैं वो आते हैं। और मेजर फॉर मेजर, ये प्लेज जो हैं वो प्रॉब्लम प्लेज में आते हैं, वे द प्रॉब्लम इज बट द सॉल्यूशन इज नॉट गिवन। हालांकि प्रॉब्लम प्ले सिडनी ग्रंडी और ये सब का है, मगर ये टर्म फ्रेडरिक एस बोस ने शेक्सपियर के इन प्लेज को दी थी, तो इसे प्रॉब्लम प्ले कहा जाता है। फ्रांसिस मैरिस ने इस प्ले को अपने पैलेडिस्टेम, देखो भैया ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रांसिस मैरिस ने इस प्ले को अपने पैलेडिस्टेमिया वो है जिसमें सबसे पहला जो है शेक्सपियर के प्लेज की क्रोनोलॉजी पता चलती है। फ्रांसिस मैरिस ने पैलेडिस्टेमिया में इस जो विट्स ट्रेजरी जो है उसमें से लव लेबर वन कहा है इस प्ले को। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल को उन्होंने लव्स लेबर्स वन कहा है इस प्ले को पैलेडिस्टेमिया में। मेन सोर्स इस प्ले का है बोकैचियो का डेकामेरॉन, ये भी उनका प्रॉब्लम प्ले है, दैट इज मेजर फॉर मेजर। और ये कहते हैं कि इस प्ले को इट इज सेड टू हैव अडेप्टेड एंड रिवाइज्ड बाय थॉमस मिडल्टन्स प्ले। इस प्ले को इसके बहुत सारे चीज़ों को बहुत सारे इस प्ले में जो चेंजेस किए हैं वो मिडल्टन ने करे हैं बाद में इस प्ले में, और इसको अडेप्ट भी करा है। मकबेथ को स्कॉटिश प्ले भी कहा जाता है, क्योंकि मकबेथ नाम लेना अपने आप में बहुत ही ओमिनस माना जाता था, तो मकबेथ को मकबेथ ना कह के द स्कॉटिश प्ले, कौन सा प्ले चल रहा है इस समय थिएटर्स में, स्कॉटिश प्ले कहा जाता था। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा रोमन ट्रेजेडी है, रोमन प्ले है शेक्सपियर का, जूलियस सीजर, कोरियोलानस, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा इज द मोस्ट स्पेशियस ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडी। शेक्सपियर की
विच मोस्ट शेक्सपियर की मोस्ट स्पेशियस ट्रेजेडी कही जाती है, और इसके लिए उन्होंने ग्रैनविल बाकर ने कहा है एंटनी इज द नेमेसिस ऑफ अ सेंसुअल मैन। तो जो है एंटनी को उन्होंने नेमेसिस ऑफ द सेंसुअल मैन जो है वो कहा है। इफ़ यू वांट टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन डू कमेंट एंड आई लेट यू नो। पता तो चले, देख भी रहे हो कि नहीं रहे हो, मैं अपने आप समझा दूं कि इस लाइन का मीनिंग क्या है, तुमने देखा भी ना पूरा। तो भाई ग्रैनविल बाकर ने कहा है एंटनीज इज द नेमेसिस ऑफ अ सेंसुअल मैन। ठीक है जी। सिम्बलीन, ये भी उनका एक रोमांस है। ये कहा जाता है कि जब टेनिसन की डेथ हुई तो एक कॉपी सिम्बलीन की उनके पास थी उनके बेड कवरलेट में, और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक ऑल्टर्ड वर्जन लिखा है सिम्बलीन के 5th एक्ट का, जो कि 1938 में पब्लिश हुआ था, सिम्बलीन रीफिनिश्ड। एंड टेनिसन डिस्क्राइब्ड पोस्थुमस वर्ड्स टू इमोजेन ऑन बीइंग रिकंसाइल्ड विद हर, हैंग इन देयर लाइक फ्रूट। ये लास्ट वर्ड्स है ना, जब उसको पोस्थुमस जेल में कैद है, कहता है कि मेरी आत्मा जो है वो तब तक लटकी रहेगी इस पेड़ पर। तो कि वो टेनिसन ने कहा था ये शेक्सपियर के प्लेस की टेंडरेस्ट लाइंस में से एक है। तो इसका जो मेन पॉइंट था कि जब टेनिसन की डेथ हुई तो सिम्बलीन की कॉपी के मतलब सिम्बलीन उनके बेड कवरलेट में थी, और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इसके 5th एक्ट को दोबारा से 5th एक्ट को लिखा है, एक वर्जन लिखा है उसका, जिसे उन्होंने सिम्बलीन रीफिनिश्ड कहा है। और टेनिसन जो है टेंडरेस्ट लाइंस उन्होंने शेक्सपियर के प्लेस की टेंडरेस्ट लाइंस जो हैं वो उन्होंने हैंग इन देयर लाइंस को कहा है। पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर, ये एक रोमांटिक ड्रामा है। सबसे पहले ये बैड क्वार्टर्स में पब्लिश हुआ था। ये कहा जाता है कि इस प्ले को जॉर्ज विल्किंस के साथ मिलकर लिखा गया है। ये प्ले फर्स्ट फोलियो में शामिल नहीं था, इसको 3rd फोलियो के 2nd इशू में शामिल किया गया था, दैट इज इन 1664। ये तो पता होता कि फर्स्ट फोलियो में नहीं था, तो कब हुआ? 1664 में, यानी कि जो 3rd फोलियो के 2nd इशू में। ये प्ले जो है अपोलोनियस ऑफ टायर इन प्लेस बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ अपोलोनियस ऑफ टायर इन जॉन गावर्स कन्फेसियो एमेंटिस। बेसिकली अगर आपने पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर पढ़ रखा हो तो आपको ये पता होगा कि इसमें जो कोरस के रूप में दिखाया है, हर एक्ट का जो इंट्रोडक्शन देते हैं वो जॉन गॉवर देते हैं। तो इसका जो प्ले बेस्ड भी कन्फेसियो एमेंटिस में एक स्टोरी पर आधारित है, दैट इज अपोलोनियस ऑफ टायर। एंड जॉन गॉवर के द्वारा हर एक्ट को प्ले किया प्रेजेंट करा गया है, और टाइटल कैरेक्टर ऑफ टी.एस. इलियट्स पोएम मरीना, टी.एस. इलियट की पोएम है मरीना, जो कि कैरेक्टर पेरिकल्स से लिया गया है। मरीना का मतलब होता है इन द सी, तो शी इज अ सिंबल ऑफ प्यूरिफिकेशन। टी.एस. इलियट, भाई देखो जो पीजीटी में टी.एस. इलियट है, तो टी.एस. इलियट की जो पोएम है मरीना, उसका टाइटल पेरिकल्स प्ले से लिया गया है, पेरिकल्स की बेटी। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड आई होप कि ये पॉइंट्स जो हैं वो आपको हेल्प करें कि ऑब्वियसली ये वो पॉइंट्स हैं जो अभी आप लोग आमतौर पर नहीं पढ़ते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड विल बी मीटिंग यू इन द नेक्स्ट सेशन।